नमस्कार। आपकी बात के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विभाकर। केंद्र में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के, उनकी सरकार के बने हुए आज 9 साल पूरे हो गए और इस मौके पे सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से अपनी बातें कही जा रही हैं, विपक्ष की तरफ से भी अपनी बातें कही जा रही हैं। दोनों तरफ से अपने अपने दावे हैं कि उन्होंने क्या किया और उन्होंने क्या नहीं किया, ये सारी बातें होंगी। लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं आपके साथ वो कुछ साझा करूं जो मैंने महसूस किया कि पिछले 9 साल में एक भारतीय के तौर पे मेरी ज़िंदगी में और मेरे जैसे और भी जो करोड़ों लोग हैं उनकी ज़िंदगी में किस तरीके का बदलाव आया है। वो बदलाव जो कि जिसमें से कुछ जो हैं सो स्थायी हो गए हैं और कुछ ऐसे जो आगे भी काम करने की जिसमें आवश्यकता है, लेकिन उसकी दिशा मोटे तौर पे वो भी एक स्थायित्व का स्वरूप ले चुकी है। तो अगर पहले बात कर लेते हैं कि क्या ऐसा हो चुका है जो कि अब बदला नहीं जाएगा, वो स्थायी तौर पे हो चुका है, तो मसलन जो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं जो लोकतंत्र की बात है, तो लोकतंत्र का जो मंदिर, जो नया अपना संसद भवन जो पिछले 28 मई को देश को प्रधानमंत्री ने समर्पित किया है, जिसकी आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी और सभी दल के लोग उसकी मांग किया करते थे, वो अब पूरा हो चुका है। भारतीयों द्वारा बनाया हुआ, भारत की सभ्यता संस्कृति को समेटे हुए, उसकी वो छाप को लेकर आधुनिकता से लैस होके भविष्य में जिस तरह की नीति जो बनने वाली है और जो नीति बनाने वाले लोग जो वहाँ पे जो काम करने के लिए इकट्ठा होंगे, उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए थी, वो सारी चीज़ों के साथ लैस होके वो वहाँ पर तैयार हो चुका है। आज बहिष्कार भले ही कुछ राजनीतिक दल उसका कर रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिए कि जब मानसून सत्र आएगा या उसके आगे भी जो आम चुनाव होगा, तो उसके बाद जो संसद की जो कार्यवाही होगी वो वहीं पर होगी और उसमें सारे लोग शिरकत भी करेंगे। दूसरा बड़ा बदलाव जो कि दिखता है, जो पहले ये कभी सोचा नहीं जा सकता था कि ये भी हो सकता है क्या, वो भी हो चुका। धारा 370 को निरस्त कर दिया गया और वो एक सच्चाई हो चुकी है। अब पूरे तौर पे जम्मू कश्मीर को भारत के एक हिस्से के तौर पे, अभिन्न हिस्से के तौर पे, वो पहले भी था, लेकिन जहाँ तक लोगों के जोड़ने का एक तरीके से अधिकार का होना, सारे फ़ायदों का, नियमों का लागू होना उस राज्य में, उसका जो एक अलग दर्जा था वो एक अलग दर्जा ख़त्म हो गया। सभी राज्य बराबर है और ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे, और ये भी एक ऐसा स्थायी बदलाव है जिसको में परिवर्तन कर पाना अब शायद किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। तीसरी बड़ी अगर बात कर लूँ जो बदलाव हो चुका है, वो भारत की सभ्यता, संस्कृति, आस्था, परंपरा और आध्यात्म के साथ जो जुड़ा हुआ है। और यहाँ के जो इष्ट के तौर पे प्रभु राम की बात होती है, तो वो राम जन्मभूमि अयोध्या में जो राम मंदिर जो बन रहा है, वो बन के तैयार हो जाएगा जनवरी 2024 में। वो एक स्थायी परिवर्तन है और उस परिवर्तन की आवश्यकता लंबे समय तक थी, और जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब इसका आदेश मिल गया कि हाँ आप ये इसको बना लें, तो उसको भी जो एक परिणति जो होनी चाहिए थी उसकी, वो हो रही है और ये भी अब बदला नहीं जा सकता। और उसी तरीके से बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं जो कि बदले नहीं जा सकते, लेकिन कुछ ऐसे परिवर्तन हुए हैं जिसमें वो दिशा तय हो गई है कि अब वो उसी तरीके से हर किसी को करने की आवश्यकता होगी। और वो कुछ ऐसे काम हैं जिसने आपको, मुझको और उन तमाम लोगों को जिनको हम आम तौर पे जो कहते हैं कि गरीबी से जूझते हैं, जिनको बुनियादी सुविधाओं का अभाव जिनके पास है, वो शोषित वर्ग से आते, वो दलित वर्ग से आते, वो वंचित हैं, वो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, ये शेड्यूल ट्राइब है, ऐसे तमाम लोगों को, अल्पसंख्यक समुदाय का एक बड़ा तबका भी जो है, वो भी जो आर्थिक रूप से इतना कमज़ोर रहा कि उसके पास वो बुनियादी सुविधाएं खुद से जुटा ना पाई,
कर सकता था, उसके पास वो सामर्थ्य नहीं था। और सरकार को जितनी तेज़ी से और जितनी व्यापकता से करने की आवश्यकता थी वो पूरा नहीं हो पाया था। दिशा में काम ज़रूर कुछ समय के लिए कहीं पे हुआ, लेकिन जितनी ज़रूरत थी और उसको पूरा करने की दिशा में एक बहुत बड़े कदम की उठाने की आवश्यकता थी और वो उठाया गया। अब जैसे अगर देखें बुनियादी सुविधाओं की ही बात कर लेते हैं, तो अगर आप देख लें कि सर पे छत की ज़रूरत होती थी, तो सर पे छत देने का जो काम है वो बड़े पैमाने पे शुरू हुआ। और जैसा मैंने कहा कि ये काम पहले भी हुआ था। मेरी मंशा कतई ये नहीं है कि ये सारा का सारा काम जो कुछ भी जो अभी हुआ है वो इसके पहले नहीं हुआ था या उसकी शुरुआत यहीं से होती है, ये मेरा कहने का तात्पर्य बिल्कुल नहीं है। बस इतनी सी बात है कि जिस तरीके से उसको होना चाहिए था, जिस व्यापकता के साथ होना चाहिए था, जितने लोगों तक इसका लाभ पहुंचने की आवश्यकता थी, वो पिछले 9 साल में देखने को मिला है। वो परिवर्तन साफ दिखता है। उसको इनकार करना, उससे आंखें मूंद लेना, ये मेरे नज़र में, मैं कम से कम आंख नहीं मूंद सकता कि ये मैं देख पा रहा हूँ कि ये 9 साल में क्या कुछ बदला है। तो गरीबों को उनके घर का मिल जाना, औरों को मिलने की आवश्यकता है और बेहतर मकान मिलने की आवश्यकता है, ज़रूरत है, संभव है, अगर संसाधन है वो मिलना चाहिए। अच्छी बात ये है कि चूँकि ये काम हो रहा है और ये केंद्र और राज्य सरकारों के माध्यम से ये होना चाहिए, चूँकि कुछ विषय ऐसे हैं जिसको अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है, ज़मीन पर जिसके कार्यान्वयन की बात होती है, उसमें राज्य सरकारों की अहम भूमिका है। तो कुछ राज्य सरकारों ने काफ़ी आगे बढ़ चढ़ के उस पर काम किया है। कुछ राज्य सरकारें हैं, उन्होंने कुछ और एडिशनल टॉपअप करने की बात कर रही है, उन्होंने अपने हिसाब से कुछ करने की कोशिश की है। कुछ लोग अभी थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन वो भी इसकी ज़रूरत महसूस करते और वो भी उसका करना चाहते। और कुछ राज्यों ने ये भी किया है कि जो केंद्र की जो ये योजना है वो उसको अपना ही योजना बता के भी लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, वो उनकी सोच है। जनता तक ये पहुंच रहा है, जिनको मिलना चाहिए था उन तक ये बात पहुंच रही है। उनको ज़रूरत की सामान अगर मिलता है, सुविधा मिलती है, तो ये अच्छी बात है। उसी के साथ जुड़ा हुआ है कि मकान के साथ में शौचालय का होना, बिजली का होना, घर में पानी का, पीने के पानी का होना, तो ये भी बहुत तेज़ी के साथ ये बदलाव देखने को मिल रहा है। इससे जैसा मैंने पहले कहा कि ये बहुत जल्दी हुआ है। ये हमको और आपको, हर किसी को पता है जो कि ग्रामीण परिवेश से भी आते रहे हैं, वो जाते रहे हैं, उनको किस तरीके से पीने के पानी को लेके क्या परेशानी होती थी। जो थोड़े से समृद्ध थे तो उनके लिए तो आसान था, लेकिन जिनके पास नहीं थे वो कुएं के पास जाके, और सार्वजनिक होता था वहाँ पे जाके आपको करने की आवश्यकता होती थी। शौचालय के लिए कैसे महिलाओं को सवेरे सवेरे या तो निकलना पड़ता था और साथ में किसी पुरुष को जाना पड़ता था एक बॉडीगार्ड के तौर पे, और समूह में वो जो जाया करती। तो इन सारी चीज़ों के साथ निजात निश्चित तौर से मिली है और पूरी तरीके से नहीं हुआ है, हर एक जगह पे नहीं हुआ है, कमियां हुई होंगी, कार्यान्वयन में कई जगहों पे कमियां हो सकती है। जो देश की जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसके हिसाब से ज़रूरतें आगे भी बढ़ती जाएंगी, तो आगे भी उसको करने की आवश्यकता होगी। लेकिन वो एक दिशा तय कर दी गई है, एक लक्ष्य तय कर लिया गया है कि हमको इसी दिशा में काम करने का है। और लोगों को उसकी वजह से, चूँकि अब ज़मीन पर वो मिल रहा है, तो उनकी भी उम्मीद है, उनकी मांग होगी कि आने वाले कोई भी सरकार हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी गठबंधन हो, उसको भी इसी तरीके से काम करने की ज़रूरत होगी। इसके अलावे अगर आप ये अगर देखते हैं तो एक जो बड़ा बदलाव वो आया है कि युवाओं और महिलाओं को जिस तरीके से सशक्त करने की कोशिश हुई है और उस सशक्तिकरण के दिशा में डिजिटलाइजेशन ने जिस तरीके से काम किया है, और ये सिर्फ युवाओं और महिलाओं को ही नहीं किया है। डिजिटलाइजेशन जो है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन की जो सुविधा है, मोबाइल फ़ोन की जो बात होती है, इंटरनेट की जो बात होती है, उसने ये ताकत देश के कोने कोने में दूर दूर बैठे हुए लोगों को भी वो सुविधा प्रदान कर दी है, जिससे वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें घर बैठे ही कर पाने के लिए सक्षम हो गया है।
और ये जो कि एक सपने के तौर पे होता था पहले, दुनिया के दूसरे देशों में ये देखा जाता था तो रश्क होता था और ये लगता था कि अपने यहाँ कब आएगा। लेकिन आज वो ताकत उनके पास मिल चुकी है और उसमें और परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि तकनीक उसमें बदलती है, तो तकनीक बदलने से उसके एडॉप्ट करने में जो वक्त लगता या करने की आवश्यकता होती, वो सारा कुछ उसी दिशा में बढ़ रहा है और उसके का लाभ जो है वो युवाओं को मिल रहा है। उनको वो जानकारी मिल रही है, वो उससे सशक्त हो रहे हैं और उसकी वजह से वो उनके खुद के जो सपने होते उसको वो हकीकत में तब्दील करने के लिए उनको वो ताकत मिल रही है। जो तकनीक, जो नई जो टेक्नोलॉजी है, वो जब उनके हाथों में आ जाती है तो उसका वो किस तरीके से फ़ायदा लेके अपने जीवन में तो परिवर्तन ला ही सकते हैं और ला भी रहे हैं, लेकिन देश के जीवन में, देश की प्रगति में वो किस तरीके से योगदान कर पा रहे हैं वो भी हमें देखने को मिलता है। और कई लोगों की सफलता देख के खुशी भी होती है, एक भारतीय होने पर गौरव भी होता है, सीना जो है सो वो चौड़ा हो जाता है। अब इन सारी चीज़ों के साथ ये ऐसी चीज़ है, एक ऐसा काम हुआ है कि व्यापकता जो है, जो स्तर है, जो लेवल है और जो तेज़ी के साथ हो रहा है, तो कई राज्यों ने इसी पद्धति को अपनाने का फैसला किया। चाहे वो जो केंद्र में जो शासन में बीजेपी की सरकार राज्यों में है उन्होंने किया हो, या इवन विपक्षी जो दल हैं उनमें से भी कई दलों ने अपनी सरकार के माध्यम से ऐसी कुछ चीज़ें करने की कोशिश की है जिससे जनता को ही फ़ायदा हो। मसलन आयुष्मान भारत के तर्ज पे आयुष्मान भारत, जिसमें कि 5 लाख तक की जो बीमारी, जो गरीब तबके के लोग खास करके जो हैं, अगर बीमारी में उनको ज़रूरत पड़ती तो 5 लाख रुपए तक का उनका हो जाता। कई जगहों पे फ्री इलाज की भी साथ, ऑपरेशन तक की बात है, दवाइयाँ सुविधा जो पहुंचाने की जो बात होती है, ये सारी बुनियादी चीज़ें थी और इससे हमारा जो समाज था, हमारा जो देश था, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो गरीबी की वजह से, तंगी की वजह से परेशानी से जूझता रहता था लंबे समय तक। लेकिन आज उसको वे सुविधाएं मिल रही हैं और राज्य सरकारें भी इसमें आगे बढ़ के खुद के अपने भी स्कीम्स लेके आ रही हैं और ये कुछ मामलों में कुछ राज्य सरकारें केंद्र सरकार से जितनी सुविधा मिलती उससे ज़्यादा सुविधाएं दे रही है। सो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को तो कई लोग जुमले के तौर पे बताते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म शायद वो उस तरीके से जैसे सोची थी, जैसा सोचा जा रहा था, जैसी आकांक्षा थी, वो अभी चरितार्थ नहीं हो पाया है। लेकिन पॉलिटिकल कंपटीशन जो होता है, प्रतिद्वंद्विता के वजह से, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से एक कम्पिटिटिव डिलीवरी का जो मैकेनिज़्म जो है सुविधाओं का, वो काम ज़मीन पर कि आप अगर ये दे रहे हो तो हम आपसे आगे बढ़ के ये दे रहे हैं। और ये हम और आप अखबारों में, टेलीविज़न में जो विज्ञापन देखते हैं उससे आपको पता रहो। अलग अलग राज्यों में भी जो लोग रहते होंगे तो उनको भी पता होगा कि हर राज्य की सरकार वो जो कुछ कर रही है, और देखिएगा कि निशाने पे कौन है, निशाने पे वो आम आदमी है, वो गरीब है, वो वंचित है, वो शोषित है, वो पीड़ित है, वो ऐसे सारे लोग हैं जो अब सिर्फ नारों तक सीमित होकर नहीं रह गए, वो पॉलिसी पेपर तक सीमित नहीं रह गए, वो ज़मीन पर उतरने लगे। उनके लिए जो बनाने की जो योजनाएं थी, वो योजनाएं अब अमली जामा पहन के ज़मीन पर उतरने लगी है और उसका फ़ायदा। तो ये शासन करने की, डिलीवरी करने की जो एक सोच जो थी और जिस तरीके से उसका अमल किया गया, ये भी एक बड़ा परिवर्तन है जो कि आने वाले समय में भी इसी तरीके से निश्चित तौर से चलता रहेगा, चाहे सत्ता में कोई भी आए। और अगर आप ये देखें कि और क्या बड़ा परिवर्तन जो मुझको दिखता है कि वो हुआ है, तो जब मैं महसूस करता हूँ कि एक आतंकवाद से 90 के दशक से लेके 21वीं शताब्दी के पहले दशक तक कम से कम हम आतंकवाद से लगातार दो चार हो रहे थे। अपने को हर आदमी असुरक्षित महसूस करता था, किसी भी समय कहीं पर भी किसी भी शहर में कुछ भी हो सकता था। तो आज वो असुरक्षा की भावना कम से कम काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई है। आतंकवाद का खतरा ख़त्म नहीं हुआ है और ये एक ऐसी लड़ाई है जो कि हमेशा आपको लड़नी पड़ेगी, लेकिन उस पर बहुत हद तक काबू पाया जा चुका है और उसके लिए सुरक्षाकर्मी, इंटेलिजेंस एजेंसी, ये सारे के सारे
हकदार हैं शाबाशी के। और जो नेतृत्व है देश का, चूँकि उन्होंने एक दिशा दिया, उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, तो उनको भी इसका श्रेय जाता है। और साथ ही ये भी जाता है कि हमने ये भी देखा था, मैंने तो मेरा जो जन्म हुआ था वो 1962 में, जब चीन ने हमारी ज़मीनें कब्ज़ा की थी, उससे कुछ महीने पहले ही मेरा जन्म हुआ था। 65 की लड़ाई भी उसके बाद हुई थी, हालांकि उसका मुझको बहुत ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन 71 की लड़ाई मुझको याद है। मुझको 99 का करगिल का युद्ध भी याद है। और जो छोटी मोटी जो लड़ाइयाँ हर एक जगह पे हम लोगों ने लड़ी, हमारे बहादुर जांबाज़ों ने जो लड़ाई लड़ी है, वो भी हमने देखा है, सुना है, पढ़ा है। आज वो ये लगता है कि अगर वो दुश्मन हमारे सरहद को आगे हिमाकत भी करता है, तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने की काबिलियत रखते हैं। हम चुपचाप सहने वालों में से नहीं है। ये अंदर से हमेशा एक भाव आता था। हम लोग जिस दौर के हैं, उस दौर के लोगों को हमेशा एक भावना आती थी अंदर से कि हम क्यों नहीं करते इज़राइल की तरह से, हम क्यों नहीं करते अमेरिका की तरफ से, हम में ऐसी कौन सी बात है जो हम ये करना नहीं चाहते। ऐसा नहीं था कि लोगों ने सोचा नहीं होगा या किया नहीं होगा, लेकिन हाल के दिनों में इतने बड़े पैमाने में घर में घुस के जाके जिस तरीके से आतंकवादियों के ठिकाने पे हमला किया गया हो, वो एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे है। और उससे देश में लोगों को अपने देश के ऊपर भरोसा भी होता है, नेतृत्व पे भरोसा होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है कि हम सुरक्षित हैं, हम दुश्मन का मुकाबला कर सकता है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और किसी भी देश में जब ये भावना आती है, आत्मविश्वास आता है और अपने सामर्थ्य पे जब भरोसा होता है, तो उस देश को विकास की राह से अलग हटाने में, दूर करने में कोई भी आदमी कामयाब नहीं हो पाता है। तो ये कुछ ऐसे बदलाव जो मैंने महसूस किए, और भी हुए होंगे बदलाव। कई लोग आप में से ये कह सकता है कि ये तो अधूरी सी कहानी है, ये पूरी कहानी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने सारी चीज़ों को, ये 10 मिनट 12 मिनट में सारी बातें कही भी नहीं जा सकती, और ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सारा काम पूरा हो चुका है, लेकिन एक दिशा तय हो चुकी है। अब उस दिशा के हिसाब से जितनी जल्दी आने वाली जो भी सरकारें होंगी, उनको काम करने की ज़रूरत होगी। देश की जो आकांक्षा है, आम लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए ईमानदारी के साथ एक फोकस तरीके से जो करने की आवश्यकता है, जो कि पिछले 9 साल में देखने को मिला है, वो आगे भी होगा, ये उम्मीद की जा सकती है। तो इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में किसी और मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपकी बात के इस YouTube चैनल को आप ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। नमस्कार।